गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 16 अप्रैल। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल प्लस न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग द हिंदू के। पहला टॉपिक रहेगा हमारा ये जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था गवर्नर रिलेटेड तमिलनाडु में, उससे रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल आया कि एक पैनल बैठाया जाएगा तमिलनाडु द्वारा। ठीक है, ये डिसाइड करेगी कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कैसे होने चाहिए। इसी से रिलेटेड एक एडिटोरियल है कि काफ़ी लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको यहाँ पे डील करेंगे। सेकंड टॉपिक रहेगा इन्फ्लेशन रिलेटेड है। जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो ऑल टाइम लो है 2019 के बाद। क्या रीज़न है, इसको डिटेल मैनर में समझेगा और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछा जा सकता है। जो यूएस है आज की डेट में टैरिफ वॉर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने राइवल कंट्रीज़ के साथ नहीं, चाइना के साथ नहीं, ये इनके जो अलाइज है जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया या फिर एशियन कंट्रीज़ हो गया, इन सब के साथ ये दोनों कंट्री आज के डेट में चाइना की तरफ देख रहे हैं एज अ ओपन मार्केट, और चाइना भी इनको सपोर्ट कर रहा है। इसका इम्पैक्ट यूएस के ऊपर क्या पड़ेगा एज अ ग्लोबल लीडर, ये जो देखा जा रहा था वो पावर में डिक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज के एडिटोरियल में हम लोग डिटेल मैनर में समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ आर्टिकल और एडिटोरियल एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। हाल ही में आपने केस देखा था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु रिलेटेड है। तो उसके जजमेंट के बाद क्या हुआ है कि तमिलनाडु ने एक पैनल बैठाया है, कमेटी बैठाई है एक तरीके से। उसको लीड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कुडियन जोसेफ, ये लीड करेंगे। बेसिक काम इनका ये होगा, ये पता लगाना कि सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस है, इससे रिलेटेड हमारे जो संविधान है उसमें क्या लिखा गया है उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, प्लस जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है उसको रिव्यू करेंगे, क्या ये फेडरलिज्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ये लोग कुछ रिकमेंडेशन देंगे। एक स्लाइड ऑन कर लिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए प्रीलिम्स के काफ़ी सारे पॉइंट्स बन जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 पार्ट 11, ये आपका डील करता है लेजिस्लेटिव रिलेशन किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट। एक तरीके से इसे रिव्यू करेंगे। आर्टिकल 256 से लेके आर्टिकल 263 पार्ट 11, ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं सेंटर और स्टेट के, इससे रिलेटेड बात करेंगे। देन आता है आपका आर्टिकल 268 से लेके 293, ये पार्ट 12 में आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। ये आपका डील करता है जो सेंटर और स्टेट के जो फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस उससे रिलेटेड डील करेगा। ठीक है, अब एडिटोरियल को देख लेते हैं। बेसिकली जो जजमेंट आया था कि गवर्नर को एक डेडलाइन दिया गया है कि 90 दिन के अंदर आप डिसाइड करो उस बिल के साथ क्या करना है। ठीक है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी लेजिस्लेचर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोगों द्वारा चुन करके आए होते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया, एक फिक्स टाइम टेन्योर उनके लिए कर दिया गया कि 90 दिन में आपको ये डिसाइड करना है। ठीक है, 90 डेज का टाइम दिया गया कि इस बीच में आपको डिसाइड करना उस बिल के साथ आपको क्या करना है। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो जजमेंट आई है एक तरीके से ये जुडिशियल ओवर रीच है। ठीक है, जुडिशियल ओवर रीच बताया जा रहा है। राइटर बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू है। जो जजमेंट हुआ था वहाँ पे आर्टिकल 142 ये डील करता है कंप्लीट जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट ने इसका यूज़ किया। देन आर्टिकल 200 इसे डिफाइन किया कि गवर्नर के पास क्या क्या पावर है, गवर्नर के पास क्या क्या पावर है एक बिल से रिलेटेड। तो 4 चीज़ें होती है उनके पास करने के लिए। पहला, एसेट दे दो, एसेंट दे दो, सॉरी एसेंट दे दो, विथहोल्ड कर लो, रिटर्न कर दो, या फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दो। ठीक है, फिर आर्टिकल आ जाता है आपके पास 201, ये डील करता है कि प्रेसिडेंट उसे एसेंट दे दे, विथहोल्ड कर ले या फिर रिटर्न कर दे। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। बट जो
सुप्रीम कोर्ट है वो ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट का जो जजमेंट है या प्रेसिडेंट किसी बिल के साथ जो एक्शन लेगा अगर वो रिलेटेड है लेजिस्लेटिव मैटर से तो सुप्रीम कोर्ट इधर भी इंटरफेयर कर सकता है। तो कैसा है, काफ़ी सारे क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि खासकर गवर्नर जो है केरल के वो बोल रहे हैं कि जो जुडिशरी है वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है ओवर एज के नाम पे। तो राइटर बोलते हैं ये इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, जो कि गवर्नर जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम किया है। बेस्ट एग्जांपल देते हैं ये केएस पुट्टास्वामी केस में, जिसमें बताया गया है कि जो प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम ऐसे डिसीजन दिए है, ये कुछ नया नहीं है। ये पूरा एडिटोरियल इससे बात कर रहा है। ये एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहा है कि आज के डेट में जो यूएस के अलाइज थे वो सबके सब यूएस से दूर भाग रहे हैं। चाइना के लिए ये विन विन सिचुएशन है। ये जो इनके अलाइज हैं इनको अपनी तरफ बुला सकता है, अपने साथ नए नए ट्रीटी साइन कर सकता है, ठीक है, और यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी कम करवा सकते हो। और रसिया जो भी कंट्रीज़ है अलाइज है वो चाइना या फिर रसिया के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट राइटर कहते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसमें भी चाइना और रसिया फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो डिटेल मैनर में समझेंगे, ठीक है। और ये आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो इस आर्टिकल को। राइटर बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं मित्र भेदम। ये आपको पंचतंत्र की कहानियों में इसके बारे में जिक्र मिलेगा। इसमें लायन और बुल की दोस्ती के कारण ये सबसे ज़्यादा पावरफुल थे जंगल में। अब जैकॉल को इस क्या करना था, इन दोनों को अलग करना था, इनकी दोस्ती को तोड़ना था। तो मित्र भेदम की तरीके से इनके बीच में रूमर फैलाता है, ठीक है, और मतलब कि मिसट्रस्ट जनरेट करता है, डाउट क्रिएट करता है इन दोनों के माइंड में, और ये दोनों अलग हो जाते हैं और लेस पावरफुल हो जाते हैं। मित्र भेदम, जैसे मित्र का मतलब होता है जैसे दोस्त, फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो बात हो रहा है वो अलायंस के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, अलायंस या अलाय। भेदम मतलब होता है ब्रेक करना या फिर सेपरेट करना। तो चाइना और रसिया हमेशा से ये जो प्रैक्टिस था काफ़ी टाइम से कर रहे थे कि यूएस के अलायंस यूएस से अलग हो जाए। तो ये इतने टाइम से इनकी जो मन्नत थी वो पूरी हो गई ट्रम्प के आने के बाद, क्योंकि ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ है उसके कारण। आज की डेट में अगर अमेरिका इतना पावरफुल है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पावरफुल हो पाया क्योंकि उसके जो अलायंस थे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, एशियन कंट्रीज़ हो गया, वो इनकी हेल्प करता था। सपोज करो रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने हैं, तो अकेला यूएस अगर सैंक्शंस लगाएगा रसिया के ऊपर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। बट यूरोपियन कंट्रीज इसको सपोर्ट करे यूएस को, एशियन कंट्रीज सपोर्ट करें यूएस को, तब ये सैंक्शंस जो होते थे वो प्रॉपर वे में चलते थे, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ की तरफ से भी ये सैंक्शंस लग रहे हैं, जो यूएस ने लगाया था वो पूरा हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज से भी, ठीक है। इसलिए यूएस इतना पावरफुल था। और जो कॉमन इंटरेस्ट है यूरोपियन कंट्रीज़ का या फिर एशियन कंट्रीज़ का यूएस के साथ वो सेम था, ठीक है, सेम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थे, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, और सबका दुश्मन एक था। एशियन कंट्रीज़ के लिए था चाइना और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए था रसिया, ठीक है। तो सेम दुश्मन भी थे, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त चल रहा था यहाँ पे कहानी। बट फिर आते हैं ट्रम्प, इसमें एंट्री होती है ट्रम्प की। ट्रम्प आते हैं तो बोलते हैं देखो ये जो फ्री वीक कल्चर चला आ रहा था ना, फ्री ट्रेड राइडर बन के ये घूम रहे थे जो यूरोपियन कंट्रीज़, ये ख़त्म कर देंगे हम लोग। मतलब ये नेटो कंट्रीज़ में ये लोग बहुत बड़ा फंडिंग करते थे यूएस, वो रोक दिया जाएगा, जिसके कारण यूरोपियन कंट्रीज़ में ये डर बैठ गया कि रसिया अब आ चुका है यूक्रेन तक, अब यूक्रेन से धीरे धीरे वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ बढ़ सकता है। दूसरा, टैरिफ तो लगाना ठीक था कि चाइना के साथ इनका टैरिफ वॉर चल रहा था, ट्रेड वॉर चल रहा था, बट इसके साथ साथ जो इनके अलायंस थे उनके ऊपर भी इन लोगों ने टैरिफ लगा दिया है। यूरोपियन कंट्रीज़ में देख रहे हो, कनाडा हो गया, यूरोपियन यूनियन की बात करो, ठीक है, एशिया कंट्रीज़ में भी देखो कितने सारे कंट्रीज़ के ऊपर इन्होंने लगा रखा। बांग्लादेश 36%, इंडिया 26%, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी सारे जो इनके मित्र कंट्रीज़ थे उनके ऊपर भी इन लोगों ने टैरिफ लगा दिया है। और क्रिटिक्स है वो ये मान रहे हैं कि आने वाले सिचुएशन में रसिया और चाइना का दबदबा इन कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो या फिर एशियन कंट्रीज़ हो। बट
कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है रियलिटी चेक करें तो अभी क्या चल रहा है। पुतिन का सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पुतिन की क्लोजनेस हो रही है ट्रम्प के साथ, सबको पता है। यूक्रेन में आप देख रहे हो क्या चल रहा है। यूक्रेन में क्या हुआ कि शांति के लिए बोल रहा है ट्रम्प की शांति कर लेते हैं, बट यहाँ पे जीत कौन रहा है। ट्रम्प को क्या मिल रहा है, एक तरीके से यूएस को क्या मिल रहा है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो सब मिल रहा है यूएस को। और जो पार्ट्स पे रसिया ने कब्जा कर लिया यूक्रेन के, वो रसिया के अंदर ही रहेगा। तो एक टाइम पे यूक्रेन जो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट था अमेरिका के ऊपर, अमेरिका ने जैसे ही हाथ खड़ा किया ये कहीं खड़ा नहीं है आज के डेट में। इस टेबल पे, इस जो नेगोशिएशन टेबल पे ये बैठा हुआ है जहाँ पे इसको कुछ नहीं मिल रहा, बट बात माननी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यूएस भी इसको बोल रहा है और रसिया तो था ही इसके बाउंड्री के अंदर। तो इसको सब कुछ हाँ में हाँ मिलाना पड़ रहा था, जो कि एक नेगेटिव साइन क्रिएट कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर भी, प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि मिलिट्री के लिए हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इससे रिलेटेड हमने एक प्रॉपर एडिटोरियल भी पढ़ा था जहाँ पे वो बात हो रही थी कि यूरोपियन यूनियन मिल करके अपनी मिलिट्री पावर और मजबूत करना चाहती है, फिर रेज करना चाहती है, जिसके लिए जर्मनी सबसे बड़ा फंडिंग करेगा। ये प्लानिंग निकल के आ रही है और ये पूरा इनको कंप्लीट करना 2030 तक, डिपेंडेंट नहीं रहना किसी कंट्री के ऊपर, ठीक है, अपनी मिलिट्री पावर के लिए। तो ये सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है कि अब देखो, ट्रम्प ने सिर्फ ये नहीं है कि रसिया और पुतिन के बीच में बन रहा है तो यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका से दूर जा रही है। इसके पीछे कई सारे रीज़न है। एक और रीज़न ये भी है, आपने ग्रीनलैंड का एग्जांपल ले लिया। ट्रम्प बोल रहा है कि मैं इसे खरीद लूंगा, या फिर अमेरिका क्लेम करता है ग्रीनलैंड पे, जिसके कारण डेनमार्क से अमेरिका की आज की डेट में नहीं बन रही है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग, टैरिफ वॉर तो चल ही रहा है, ठीक, टैरिफ वॉर चल रहा है। टैरिफ वॉर चल रहा है इसके अपने कंट्रीज़ के साथ, जो इनके अलायंस थे एक टाइम पे उनके साथ, तो इनके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो ही रहे हैं, चल ही रहा है। अब चाइना का देखिए अप्रोच आज के डेट में क्या है। जो अभी हाल ही में चाइना के प्रेसिडेंट है, उन्होंने स्पेन के पीएम को बोला कि देखो जो यूएस कर रहा है वो एकदम सही नहीं है, आइए मिल करके इसके खिलाफ लड़ते हैं। बेस्ट एग्जांपल आज के डेट में देखो, चाइना का जो डिप्लोमेसी है नेबर कंट्रीज़ के साथ काफ़ी इंप्रूव हुआ है, चाहे वियतनाम, कंबोडिया और म्यांमार। यहाँ पे खुद जिंग गए थे, विजिट किए थे पर्सनली। जापान और साउथ कोरिया के साथ इकोनॉमिक टाइज इंप्रूव करने की बात हो रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करें आप। इंडिया के साथ डोकलाम और या फिर गलवान इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से ये लोग अपने रिलेशंस इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। इसको आप बात कर सकते हो कोऑपरेटिव ओवर, या कोऑपरेशन ओवर कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन, कोऑपरेशन ओवर कन्फ्रंटेशन बोलते हैं इसे। इसका मतलब होता है कि साथ में काम करना। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, जैसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी कंट्रीज़ के पास, जितने भी कंट्रीज़ के साथ नाम लिया मैंने, इन सब के साथ कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ, ठीक है। बट चाइना बोलता है इन कॉन्फ्लिक्ट को साइड में करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम दोनों का विन विन हो, विन विन सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी कोऑपरेशन ओवर कन्फ्रंटेशन के बारे में, ये याद रखिएगा। कोऑपरेशन ओवर कन्फ्रंटेशन काफ़ी अच्छा आईआर का ये कीवर्ड है, आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। विन विन सिचुएशन हो गया, ट्रस्ट बिल्डिंग हो गया, ये सब इसी के अंदर आ जाता है आपका, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों पे चाइना आज की डेट पे फोकस कर रहा है। बट अगर रियलिटी चेक की बात की जाए तो देखिए, वियतनाम ने $85 बिलियन का डेफिसिट फेस किया था चाइना के साथ, वहीं पे $120 बिलियन का इसने सरप्लस किया था यूएस के साथ, देख रहे हो। एशियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, टोटल सभी कंट्री के 200 बिलियन ट्रेड किया डेफिसिट है इनका चाइना के साथ, बट ये प्रॉफिट में है $200 बिलियन का अमेरिका के साथ अगर डील करें। इंडिया का भी सेम सिचुएशन है, 100 बिलियन का डेफिसिट ये लोग फेस करते हैं चाइना के साथ, वहीं पे 45 बिलियन का सरप्लस कर रहे हैं यूएस के साथ, समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि चाइना अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचता है, सपोज करो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में
तो $100 बिलियन का डेफिसिट का मतलब है $100 बिलियन ये कमा रहा है अमेरिका में, सॉरी इंडिया में। $100 बिलियन इसके पॉकेट में जा रहा है चाइना के, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट अपना बेच रहा है इंडिया में और $100 बिलियन अपने घर लेके जा रहा है। इंडिया यूएस को बेचता है अपना प्रोडक्ट और $45 बिलियन वो अपनी जेब में डाल करके इंडिया में ले आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? यूएस के साथ। यही कंडीशंस काफ़ी सारी कंट्रीज़ का है, जिसके कारण जो डिपेंडेंसी देखा जा रहा है यूएस के ऊपर आज भी लोगों की है। और जो बोल रहे हैं ना कि मित्र भेदम जो फिलॉसफी है रसिया और चाइना के लिए, ये अभी भी फुलफिल होते हुए नहीं नज़र आ रही है। बट अब देखिए ट्रम्प की पॉलिसी आगे चल के क्या मोड़ लेती है, ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि 2019 के बाद अभी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 3.34% है, अब तक के सबसे लो फेज़ में है। रिटेल इन्फ्लेशन बेसिकली बात करता है हम पे आप पे, यानी कि किसी इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट डालता है, या फिर कंज्यूमर बोल सकते हो टेक्निकल टर्म में, कंज्यूमर की बात करता है, ठीक है। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ये रिटेल इन्फ्लेशन है ये 4% प्लस माइनस 2% तक रह सकता है। मतलब मिनिमम से मिनिमम ये कितना रह सकता है? 4 - 2 2%। और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है? 6%। इसके नीचे चला जाए या फिर इसके ऊपर चला जाए तो आरबीआई आती है इसे कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, वो डिसाइड करती है। एग्जांपल के तौर पे रेपो रेट क्या रहेगा? जो रेपो रेट होता है इसमें क्या होता है कि बैंक सब जाती है आरबीआई के पास पैसा लेने। अब बैंकों को भी तो पैसा चाहिए, तो किस रेट पे बैंक इनको पैसे देता है, ठीक है, तो वो होता है रेपो रेट। ये बेसिक सा कंडीशन था जो मैंने आपको बताया अभी। अब रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है यहाँ पे जब मैं रिटेल की बात करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है आपका गुड प्लस सर्विसेज, ये दोनों कंबाइन यहाँ पे बात होता है। वहीं पे मैं होलसेल की बात करता हूँ, इधर बात होती है सिर्फ और सिर्फ गुड्स की। अब ये जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू कंपेयर किया जाता है, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट जो मैंने अभी बताया था इंडिविजुअल पे पड़ता है। तो 4 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर, दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, तीसरा है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर, फोर्थ वन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें रूरल प्लस अर्बन मतलब कंबाइन आ जाते हैं, ठीक है, कंबाइन कर दिया जाता है इन दोनों को। तो जो मैंने पहले 3 बताए इसका इंडेक्स जनरेट किया जाता है बेसिकली लेबर ब्यूरो द्वारा, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ये जो आज हम लोग जिस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन की, फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा, ये पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा, ठीक है। इसमें यह बताया गया है कि जो वेजिटेबल्स है, एग है, पल्स है, फ्रूट्स है, इन सब के प्राइस डिक्रीज हुए हैं, इसलिए आपको आज की डेट में रिटेल इन्फ्लेशन कम नज़र आ रही है। फिर बाद में बात किया जा रहा है कि और क्या पूछा जा सकता है? कोड इन्फ्लेशन आपने सुना होगा, कोड इन्फ्लेशन। अब दूसरा स्लाइड ओपन करते कि यहाँ पे कोई स्पेस बचा नहीं है। कोड इन्फ्लेशन क्या होता है? ये हेडलाइन है, ठीक है, हेडलाइन रेट होता है। इसके अंदर एक वोलेटाइल आइटम्स होता है। वोलेटाइल आइटम्स आपका आ गया, कौन कौन से हो सकते हैं? फ्यूल, वेजिटेबल्स। जो देखो फ्यूल क्या है, ये ऐसे प्राइस है जो इन सब के दाम ना चेंज हो जाते हैं। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, इसका प्राइस चेंज हुआ। वेजिटेबल में मानसून पे डिपेंडेंट होता है, मानसून अच्छी रही तो सही है, ख़राब रही तो वेजिटेबल्स के भी प्राइस ऊपर नीचे रहते हैं। तो इसी को वॉलेटाइल आइटम्स बोलते हैं। जब आप वॉलेटाइल आइटम को हेडलाइन से माइनस कर दोगे तो ये बचता है, जो मैं कलर कर रहा हूँ ना रंगीला में, इसको बोलते हैं कोड इन्फ्लेशन। जो बच गया वो होता है आपका कोड इन्फ्लेशन।
ठीक है, अब इन्फ्लेशन कैसे वर्क करता है उसके बारे में जान लेते हैं। 3 टाइप के हैं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, बिल्ड इन। डिमांड पुल ये पॉजिटिव इन्फ्लेशन होता है। इसमें क्या होता है कि सपोज करो कोई मूवी आई, या फिर मूवी से अच्छा है कोई रेस्टोरेंट गए आप लोग, ठीक है, बाबीक्यू नेशन गए, बाबीक्यू। अब सब लोग गए बाबीक्यू नेशन खाने गए, वहाँ पे वहाँ का खाना सबको अच्छा लगा, तो लोग वहाँ पे लार्ज अमाउंट में जा रहे हैं, ठीक है। अब लोग लार्ज अमाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये लोग अपना प्राइस हाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो अब लार्ज लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं उनके रेस्टोरेंट में। अब उनको हैंडल करने के लिए इनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए होगी, जैसे मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, प्लस नए टेबल चाहिए होगा, टेबल चेयर्स चाहिए होगा, तो ये सब का और ज़्यादा लोकेशन को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो वो अपना वो लोग महंगा कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को। मतलब अभी तक एक मतलब 200 रुपये थाली आप खाना खा रहे थे, इसका प्राइस इंक्रीज करके ये लोग 250 कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब इनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है अपने लेबर्स को जो इनके पास काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी तो पैसा देना। ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इससे जॉब क्रिएट हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइड होता है। कॉस्ट पुश वाला इन्फ्लेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि ये पर्सन है, अभी भी वही बात करते हैं कि ये गया मार्केट में, तो मार्केट में अब 100, अभी तक 200 रुपये की थाली मिल रही थी, ठीक है, तो ये इसके लिए ये क्या राइस लेने जाता है मार्केट से, पल्सेस, वेजिटेबल, ये सब खरीदता है ये मार्केट से। तो इसको वो प्रोडक्ट्स महंगे दामों में मिल रहा है, राइस महंगे दाम में मिल रहा है, पर्ल्स वेजिटेबल महंगे दाम में मिल रहा है, ठीक है। जो मैं बोल रहा था ना अभी, गुड्स की बात कर रहा था, होलसेल इन्फ्लेशन, तो इसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली इसको अपने प्राइजेस बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब राइस के प्राइस बढ़ गया है, तो अपने जो थाली अब तक आप खा रहे थे ना 200 रुपये प्लेट, तो इसको जो कच्चा माल है, मतलब चावल, दाल, सब्जी, ये सब, उसको वेजिटेबल्स, ये सब महंगे दाम में मिल रहा है, तो इसको अपने प्रोडक्ट का भी दाम 200 से 250 रुपये करना पड़ा, ठीक है। तो ये नेगेटिव होता है, इसमें कोई जॉब क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। नेगेटिव इसलिए कि कई बार सामान महंगे हो जाते हैं, तो इसके पास जो लोग 10 लोग जा रहे थे, 100 लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए पर डे। अब देखिए यार, थाली का दाम तो 200 250 हो गया, बट इनकी जो सर्विसेज है वो वैसी की वैसी है, तो क्यों जाए इतनी महंगी थाली क्यों खाए? तो लोग अब सिर्फ इसके पास 60-70 लोग जा रहे हैं डेली बेसिस पे। तो जो नए लोगों को इसने जो जॉब दिया था उनको हटा देगा कि भाई अब कम लोग आ रहे हैं, हमें आपकी नीड नहीं है, उनको वो रिमूव करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है ये नेगेटिव होता है। बिल्ड इन, बिल्ड इन इन्फ्लेशन होता है, सैलरी आ गई, मंथ के फर्स्ट वीक में सबकी सैलरी आती है, सब जाते हैं मार्केट में और खूब शॉपिंग करते हैं, जिसके कारण डिमांड इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इस समय जॉब भी क्रिएट हो सकता है। मतलब कि हम आप नॉर्मली सैलरी मिलती है तो सब लोग जाते हैं मार्केट में, नए नए सामान खरीदते हैं, सब प्रोडक्ट्स पे खर्चा करते हैं, ठीक है। इसके कारण जो डिमांड इंक्रीज हुआ, और इससे ये भी पता चलता है किसी सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट कितना है अच्छा है, वो देश की जीडीपी कितनी अच्छे से ग्रोथ हो रही है। बस इससे, सिर्फ इसी चीज़ से नहीं पता चलता जीडीपी अच्छी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, बट एक पॉजिटिव साइन देता है कि अच्छे ग्रोथ में है, ठीक है। तो इसे भी आप पॉजिटिव इन्फ्लेशन बोल सकते हो। यहाँ पर भी जॉब क्रिएट हो रहा है, या फिर एम्प्लॉयड है लोग, उनके पास पैसा है खर्च करने के लिए, ये इंडिकेट करता है। ये भी पॉजिटिव है। डिमांड पुल मतलब यहाँ पर डिमांड है तो उसके कारण नई नई चीज़ों पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जॉब क्रिएट हो रही है। ये नेगेटिव है क्योंकि रॉ मटेरियल्स हो गए वो महंगे दामों में आ रहा है, इसके कारण उन लोगों को अपने प्रोडक्ट महंगे करने पड़ रहे हैं, लोग तो कम हो जा रहे हैं, इनके पास आ नहीं रहे हैं, और जो लोग हैं इनके पास उनको फायर किया जा रहा है। तो ये नेगेटिव हो गया, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था इन्फ्लेशन रिलेटेड। सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर किया है। बेसिकली ये पूरा पूरा आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प आएगा, ठीक है।